क्योंकि वो हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो वापस से मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं नंबर थ्योरी पे। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग एक और टॉपिक को ऐड कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस सेशन 2 हो गए, ठीक है। दोनों ही सेशंस में मैंने पहले सेशन में आपको डायफेंटाइन इक्वेशन के बारे में बात करी थी। सेकेंड सेशन में बच्चों मैंने आपके सामने डिविजिबिलिटी पे बात करी थी। तो देखो, बिकॉज आरएमओ को जो सिनेरियो देखा गया है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो जीसीडी, एलसीएम और डायफेंटाइन इक्वेशन पे आए हैं। बिकॉज यूलर फंक्शन, आप अगर मैं बात करूं विल्सन थ्योरम की, तो इन पे क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं आए हैं। और ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारे कोर कमांड के टॉपिक है वो इंटीजर्स पे काम करना है। मतलब आरएमओ में हमें सबसे ज्यादा अगर नंबर थ्योरी में बात करनी है तो वो इंटीजर्स पे बात करनी है। जैसे मैं आज के सेशन में बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए मैं आज कराने वाला हूं एक जीआईएफ का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आज बात करेंगे हम जीआईएफ पे और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे। इन पे सब पे आज हम बात करेंगे। सेकंड में डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये 3 सेशन मैंने इस पे रखे हैं। उसके बाद आगे आने वाले सेशन है तो मैं उनमें और आपके लिए अच्छे अच्छे बेहतरीन टॉपिक्स पे क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों कमेंट में हार्ट भेज दो, जिससे हमें पता लगे कि हाँ भैया हमारी जनता कमेंट सेक्शन में जुड़ी हुई है, हमारी जो जनता है वो ये सेशन देख रही है। तो सबसे पहले फटाफट कमेंट में हार्ट भेज दो और बताओ सीरीज कैसी लग रही है। अमेजिंग लग रही है, नहीं लग रही? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके लिए सीरीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों सबसे पहला टॉपिक मैं यहां पर ले रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा टॉपिक ले रहा हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा? हल्की सी थ्योरी पढ़ा था। ये होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसमें 2 चीजें आपके काम की हैं। सबसे पहले कि भैया नंबर लाइन बना लो, 0 1 2 से लेके सो ऑन -1 -2। तो अगर मैं यहाँ 3.4 लिख रहा हूं तो एक इसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जो आरएमए को तैयारी कर रहे हैं उनको ये बेसिक बात बताने की जरूरत नहीं है, सबको सारी चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा x -1 से बड़ा होगा और x से छोटा होगा या इक्वल होगा। बस ये एक प्रॉपर्टी इसकी बहुत काम की है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि भैया अगर मैं x के साथ कोई इंटीजर डाल दूं तो ये इंटीजर बाहर आ जाता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की प्रॉपर्टी। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड चीज की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में बच्चों जो देखा गया है वो क्या चीज है कि भैया ये होता है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और इसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ डिनोट किया जाता है। ये बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आई। फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 या 0 के बराबर। इन्हीं पे बच्चों आज हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्या आप पहले क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो? तैयार हो क्या? फटाफट। तो बच्चों पहली चीज, आरएमओ 1997 का ये क्वेश्चन है। ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं, तो जो जो हमें अच्छे मिलते जाते हैं, लगता है कि बच्चों के लिए अच्छे हैं, उनको हम यहां पर लेके आते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो कि हाँ भाई ये हमारे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली चीज आपने क्वेश्चन की तरफ देखा, क्वेश्चन की तरफ देखा तो नीचे नजर आया 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। तो ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है। सबसे पहले सर मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूं तो ये 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। यही है? यही है या नहीं है? अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, आप सभी का इलाज कर सकते हो। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल में कोई इक्वेशन हो तो हम फ्रैक्शनल के बराबर सारी चीजों को लिख लेते हैं, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x फंसा हुआ है।
इसी का इलाज मुझे सबसे पहले करना है। तो इसके इलाज में आपने एक चीज सोची कि सर अगर मैं यहां पर एक बात करूं तो x बराबर तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। कोई नंबर है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में। ये वाली बात सारे ही बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आती है। तो सर अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं, बताओ। अब मैंने क्या किया, x को ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में तोड़ा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप मुझे बताओ यहां तक कोई इशू क्या, यहां तक कोई इशू क्या? इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया। यहां तक बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं पड़ी बच्चों यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब मैंने एक चीज देखी कि सर ये वाला जो पार्ट है वो इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होता है। सर तो क्या ये इससे बाहर आ सकता है क्या? सर बिल्कुल आ सकता है। तो सर इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। यहां तक मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको ये वाली बात समझ आई कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है उसके अंदर अगर मैं कोई इंटीजर डाल दूं तो उसे बाहर ले सकता हूं, ये इंटीजर वैल्यू ही देगा, तो मैंने इसको बाहर पटक दिया। अब जो सारी कहानी डिपेंड हो गई वो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे हो गई। यहां से मेरे प्यारे बच्चों को एक बात समझ में आई कि सर जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है वो तो सर आपने बताई कि मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 होती है। तो सर अगर मैं 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू देखूं तो सर ये मिनिमम 0 हो जाएगी, मैक्सिमम 2 हो जाएगी। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर 0 से 2 तक वैल्यूज आ रही है, तो ये वाला जो पोर्शन या तो वैल्यू 0 देगा या 1 देगा। जब इसके अंदर 0 से 1 तक वैल्यू जाएगी तो ये 0 देगा, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से 2 तक वैल्यू जाएगी तो वो 1 देगा। मेरी प्यारी जनता मुझे फटाफट से बताओ कि आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। जब बच्चों मैं आपसे एक वाली बात कह रहा हूं कि ये 0 से 2 तक जा रहा है, तो जब इसके अंदर वैल्यू 0 से 1 में जाएगी तो ये वैल्यू 0 देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। जब वैल्यू 1 से 2 में जाएगी तो ये 1 देगा, बिल्कुल सर ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से यहां पे बात समझ आ गई है। तो सर जब ये 0 से 1 वैल्यू कब देगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों यहां पर आप एक बात समझो कि अगर मैं यहां पर 0 से अगर मैं 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू, या फिर मैं अगर मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/2 तक लूं, तो बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1/2 तक, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 तक। तो यहां पर मैंने केस 1 बनाया बच्चों, यहां पर मैंने केस 1 बनाया कि जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से हाफ तक हो तो ये वैल्यू 0 देगा। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आई कि सर ये 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। सर ये वैल्यू 0 देगा इस केस में, क्योंकि ये 0 से 1 तक है। तो सर अगर ये वाली वैल्यू 0 तक आएगी, ये वाली वैल्यू 0 तक आएगी, तो सर ये क्या बन गया, ये 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। सर बिल्कुल बात सही। सर अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 आ जाएगा। सर अब कैसे करें सॉल्व इस क्वेश्चन को? तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो ना, बहुत मजेदार सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर, एक कहानी सी जड़ी हुई है बिल्कुल, कि भाई यहां पर हमने वो काम किया है जो हमें धीरे धीरे सहूलियत दे रहा है। तो यहां पर एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? डिनोमिनेटर में कभी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इस केस में समझ में आया, देखो मैं इस केस को अलग लिख लेता हूं। यहां पर
3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। और यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमने 0 से 1/2 तक ली है। ये वाली बात समझ में आई? तो अब यहां देखो, यहां पर जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 0 लूंगा, ये वाला पोर्शन इनफाइनाइट पे चला जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू और क्या नहीं ले सकता? देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां पर 5 लेता हूं, यहां पर देखो, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 ले लूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3/10 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। तो देखो, ये 0 पॉइंट क्या है? 3, और ये क्या है? 1/3। 1/3 कितना होता है? 0.333। तो यहां से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर मैं 5 और 5 से बड़ी वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ले ही नहीं पा रहा, बिकॉज जैसे ही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 डाला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नेगेटिव हो गया। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल एक कंसेप्चुअल बात। तो सर यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 तक ही बच्चों यहां पर आपको नजर आएगी। बात तो समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल, बहुत धीरे धीरे अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं इन सबको। तो बच्चों ये वाली बात आपको समझ में आ गई? सर 5 से बड़ी नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता। सर अगर मैं यहां 1 ले लूं, अगर मैं यहां पर 1 ले लूं, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है x की वैल्यू, देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, अगर ग्रेटेस्ट x इंटीजर की वैल्यू 1 ले लूं, 1 लेते ही यहां पर 3/2 हो गया, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, यहां 1/3 हो गया। बताओ, ये 1.5, ये 0.333। जैसे ही इधर जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं। मतलब मैं 1 भी नहीं ले सकता, 5 से बड़ी नहीं ले सकता, 0 नहीं ले सकता, और नेगेटिव तो कतई नहीं ले सकता, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो 1 से छोटी और बराबर भी नहीं ले सकता। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल आई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2, 3 और 4 पॉसिबल आई। देखो, इंटीजर्स पे काम करना ना, आपको कंडीशन सोचनी होगी। जैसे मेरा पहला लेक्चर देखना आप ना, डाइमपेंटाइन इक्वेशन का, उसमें भी हमने यही काम किया कि हम इंटीजर्स को बाउंड करते हैं कि भैया यहां से यहां नहीं हो सकता, यहां से यहां नहीं हो सकता, यही हो सकता है, और बस उसी बेसिस पे सारा काम करते हुए आप। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2, 3 और 4 ही होगी। तो सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बच्चों यहां पर आपने 2 ली। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहां पर आपने 2 ली। जैसे ही बच्चों आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 ली, तो यहां पर देखो आपके पास इक्वेशन क्या है? 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। तो जैसे ही आपने वैल्यू 2 ली, तो ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। तो यहां से बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई 3/4। यहां से बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई, यहां से बच्चों वैल्यू आ गई 3/4 माइनस, डेट इज आपने एलसीएम लिया यहां पर 12। अब देखो यहां पर आ गया 4 3 12, तो 3 3 9, 3 4 12, तो यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 5/12। अब मुझे बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 5/12 है, क्या 1/2 से छोटी है? क्योंकि आप उस केस को मत भूल जाना जो पहला लिया है कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1/2 तक है। क्या ये 1/2 से छोटा आ रहा है? बिल्कुल सर, क्योंकि 6/12 आता वो 1/2 आता, तो ये 1/2 से छोटा है। तो बच्चों यहां पर मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहां पर बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या ली आपने? 2 प्लस कितना आ गया? 5/12 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये हो गया आपके पास 24 और 5 29/12।
ये वाली बात समझ में आई? अरे ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? ये पहला आंसर आप लोगों का निकल गया। बात क्लियर है? अब अगली बात पे अगर मैं चलूं, ये पहला आंसर निकल गया, अगली बात क्या सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या ले लूं मैं? अब 3 ले लूं। जैसे ही मैंने 3 लिया तो रखो 3, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 3 लगते ही 3 से 3 कट गया और यहां पर आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3। तो यहां से बच्चों आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3, दैट इज बच्चों यहां पर आ जाएगा 6। 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, दैट इज 1/6। ये भी क्या है? 1/2 से छोटा है। देख लो, वापस मैच कर लो, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। और यहां से बच्चों जो x की वैल्यू आ रही है, दैट इज आ रही है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, बराबर कितना आ रहा है? 3 प्लस 1/6, दैट इज 19/6। तो ये वाली वैल्यू बच्चों आपके एक तो या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत आसान आसान भाषा में चल रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल आसान भाषा में चल रहे हैं। 2 वैल्यूज दिया। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, जब मैं तीसरी वैल्यू पे काम करने गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 है। 4 है या नहीं है? तो देखो 3/8 आ गया इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 आ गया। यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई 3/8 माइनस 1/3। ये वाली बात समझ में आई आपको? 3/8 माइनस 1/3, दैट इज बच्चों यहां पर आ जाएगा आपके पास 24। 8 3 जा 24, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 8 जा 24, तो यहां पर 8 आ गया, तो 1/2। ये भी बच्चों आप मुझे बताओ, एक बार बताओ, 1/2 से छोटा है? बिल्कुल सा छोटा है। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 प्लस 1/24, तो यहां पर आ जाएगा 24 4 जा 96, 96 प्लस 1 97 डिवाइड बाई 24। तो 3 वैल्यूज तो यहां से अपने पास आ गई हैं, और ये बहुत आसान आसान सी वैल्यूज हैं, बहुत आसान आसान सी वैल्यूज हैं। तो 3 वैल्यूज तो यहां पर आ गई। तो पहला केस तो हमने सॉल्व कर दिया कि भैया जब 0 से 1/2 के बीच में हो तो हम किसके बारे में सोचेंगे? सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में सोचेंगे कि भैया ये कहां कहां जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे कि सर यहां पर 1/2 के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि यहां पर केवल और केवल मैं फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में सोच रहा था, 1/2 के बारे में मैंने यहां सोचा। क्लियर फंडा? क्लियर बात? यहां तक बच्चों को बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक केस और बनाता हूं कि भैया 1/2 से कहां तक हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? 1 तक हो। जैसे ही ये 1/2 से 1 तक होगा तो बच्चों अब मैं इक्वेशन को वापस यहां पर लेके आता हूं। ये वाली इक्वेशन रही अपनी, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। आप मुझे बताओ ये वाली चीज है या नहीं? तो यहां देखो, जैसे ही आप 1/2 से 1 लोगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा, बड़ा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां इक्वेशन क्या बन गई? 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का 1, ये हो गई, इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आई नहीं आई? आई। अब वापस देखो, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। ये वाली बात सही। सर जैसे ही मैं 1 वैल्यू लूंगा, 1 वैल्यू लो, 1 वैल्यू लेते ही यहां पर आ गया 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। 1/3 से 1/3 गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और 1 पॉसिबल नहीं है। सर 2 पॉसिबल है, देखते हैं एक बार 5 पे ही काम करके देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 ले लूं,
5 ले लेता हूं तो ये 1/5 आ गया, प्लस 1/11 आ गया, और यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 आ गया। जैसे ही यहां लूंगा तो देखो यहां पर कितना आ गया 55, यहां आ गया 11 प्लस 5, तो आ गया 16/55, और माइनस में कितना आ गया 1/3। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं ना तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। यहां पर आप देखो ये 16/55 है और ये क्या है आपके पास 1/3 है। तो ये वैल्यू कहां जा रही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 हम नहीं ले सकते। तो यहां पर 5 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, मैं आपको वापस यहां पर रिवाइज करा रहा हूं ना। ये वाली चीज देखो, ये वाली बात आपको समझ आई थी कि भैया x को हमने तोड़ा है और देन हमारे पास यहां पर जो चीज बनी है इसके हमने केसेस बनाए, ये 0 है और ये 1 है। 0 वाला केस पूरा सॉल्व कर लिया और 1 वाले केस में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती और 5 से बड़ी नहीं हो सकती। तो सर क्या नेगेटिव पॉसिबल है? तो देखो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूं, -1 रखता हूं, तो देखो अब मैं यहां पर रख देता हूं -1 ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 रखता हूं, तो यहां पर आ गया -1, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपके पास प्लस 1/-2 + 1, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा -1। और यहां पर बच्चों आप ये देखो कि -2 - 1/3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं। मतलब यहां पर आपके पास क्या सिनेरियो बने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 से छोटा नहीं हो सकता, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपके पास 5 या 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 3 सिनेरियो बच्चों आपके पास यहां पर बने। तो यहां पर आपके पास मुझे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई। सर ये तो वही चीज बनी है जो आपके पिछले वाले केस में बनी थी। बात आपको यहां तक समझ आ रही है? देखो इस टाइप के सवाल ना आपको रेदर लिखने के लिए भी आपको लिखने हैं ना आरएमओ में, तो आपको प्रॉपर केस बना के ही लिखने होंगे। आप वहां पर आप ये समझो कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के आसपास का है, तो आपको इतना काम तो करना होगा कि भैया 2 से 3 पेज आपके भरेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो बात आपको यहां पर समझ आ रही है या नहीं? चले बच्चों आगे। तो आपके पास केस क्या बने, 2, 3 और 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अगर मैं 2 लेता हूं, तो बच्चों एक बात बताओ, इक्वेशन कौन सी है आपके पास, ये तो ये आ गया बच्चों आपके पास 1/2 प्लस 1/2 2 जा 4 + 1 5 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 1/3। बात आपके समझ आ रही है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 1/3। तो यहां से बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो। अगर मैं इधर एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। यहां पर कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 5 2 जा 10। देखो 10 आएगा तो यहां पर आ जाएगा 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 -1/3। तो मुझे बताओ ये 7/10 है और ये -1/3 है, ये क्या है 7/10 है और ये कितना आ गया बच्चों, -1/3 आ गया। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर आ गया 30 एलसीएम, तो यहां पे आ गया 21 और यहां पर आ गया बच्चों आपके पास 3 10, मतलब 11/30। मुझे एक बात बताओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू, यहां पर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ रही है दैट इज कितनी आ रही है, 11/30, दैट इज लेस देन 1/2। तो क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू किससे बड़ी लेनी है, 1/2 से बड़ी लेनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में यहां तक आपको समझ आया, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 से छोटी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 ली, तो 3 लेते ही बच्चों वापस चलो 1/3 प्लस यहां पर देखो 1/3 2 जा 6 + 1 7 बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 आ रही है। अब यहां देखो इधर से अगर मैं आपके पास यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां 21 आ जाएगा, 3 7 जा 21 3 जा 21 -1/3 बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रही है। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास, 10/21 -1/3,
यहां पर आपने 21 ही एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 3 7 जा 21, तो ये आ गया 3/20, दैट इज 1/7, और ये भी लेस देन 1/2 है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस के दो सिनेरियो तो हमने सॉल्व कर ली कि भैया अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 3 हो जाए, दोनों ही केसेस में फ्रैक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 1/2 से छोटी आ रही है, क्योंकि इस केस में हमें 1/2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। एक लास्ट पॉसिबल केस बचा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 4 हो गई, 4 हो गई तो क्या लिया हमने 1/4 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 1/4 1/9 इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस प्लस का 1/3। बात आ रही है समझ? तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि सर यहां से जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू वो कितनी आ गई, यहां पर 36 ले लें तो 4 9 जा 36, 9 4 जा 36 माइनस 1/3, तो यहां पर आ गया 13/36, 13/36 माइनस का 1/3, दैट इज बच्चों अगर मैं यहां पर 36 को लूं तो यहां पर आ जाएगा 13 और यहां पर आ जाएगा 12, दैट इज 1/36, जो कि क्या है लेस देन 1/2 है, और ये भी केस आपका पॉसिबल नहीं। तो इसके जो पॉसिबल आंसर्स आए बच्चों वो तो क्या है, यही है 29/12, 13 और 19/6 और 97/24। तो यहां से मैं आपके पास x की वैल्यू लिख देता हूं कि x की क्या पॉसिबल वैल्यूज आई। एक बार वापस लिख देते हैं, 29/12, 19/6 और 97/24, ये तीन पॉसिबल केस बच्चों यहां से पॉसिबल, ये तीन केस बच्चों पॉसिबल थे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने x को तोड़ा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ऊपर केस बनाए, क्योंकि वहां से दो वैल्यूज पॉसिबल थी। तो यही चीज बच्चों आपको इस क्वेश्चन में समझने वाली थी, ये वाली। इसके अंदर बच्चों जो केस बने वही आपके समझने के लिए काबिल थे कि भैया जो यहां से आगे चल गया वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर गया। और ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बच्चों आपको केवल इंटीजर्स पे खेलना है, बाउंड करके कि भैया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और क्या क्या हो सकता है उनको लिख के केस बनाओ, केस को सॉल्व करो। क्या आपके बाउंड्रीज में ये केस पॉसिबल आ रहा है? अगर आ रहा है तो आंसर है, और नहीं आ रहा है तो बच्चों आंसर नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया आज मैं आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो पोर्शन है उसको लेके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन बच्चों उसी के अगले साल आया 1998 में, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आया, डिविजिबिलिटी कंबाइन थी कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास n प्राइम नंबर्स थे। n क्या थे? प्राइम नंबर्स। सारे ही 5 से बड़े हैं, सारे ही 5 से बड़े हैं, सच दैट जो 6 है वो इसको डिवाइड करता है। तो बताओ, प्रूफ करो कि जो 6 है वो n को भी डिवाइड करता है। मतलब इतने ही नंबर लेने हैं जो क्या हो, 6 से बड़े हो, मतलब क्या हो, 6 से डिविजिबल हो, मतलब क्या हो, उतने ही नंबर लेने। जैसे 12 प्राइम नंबर्स लिए, वो भी 6 से डिविजिबल है। तो इतने ही आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, ये प्रूव करना है। सबसे पहले फटाफट वीडियो को पॉज करो और सोचो इसके बारे में। जो प्राइम के बारे में सोच गया वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट लूंगा सॉल्व कराने के लिए, बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से देखिएगा इस बात को कि भैया हम सही चल रहे हैं या नहीं। मुझे बताओ कितने नंबर हैं, P1 P2 P3 और सो ऑन Pn। ये क्या है? n प्राइम नंबर्स हैं, n प्राइम नंबर्स हैं ग्रेटर देन 5। देखो, जब भी प्राइम की बात करी जा रही है तो आपको प्राइम की फॉर्म तो लिखनी होगी कि किस फॉर्म का नंबर होगा। तो बच्चों फटाफट से बताओ। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पॉसिबल है आना, जरूरी नहीं है सारे हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी। देखो, मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, हर सेशन में मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कराता हूं और एक क्वेश्चन मीडियम रेंज का कराता हूं कि अभी ये भी पॉसिबल है। तो इस सिनेरियो को जरा ना समझ के चलना। तो अगर मैं कोई भी नंबर की बात करूं, तो अगर मैं सपोज करो कोई प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 5, तो वो किस फॉर्म का होगा?
देखो 6k+1 फॉर्म का होगा और 6k+5 फॉर्म का होगा, यही है बच्चों। देखो और क्या क्या पॉसिबल है, देखो यहां से पॉसिबल है, आप बोलोगे सर 6k की फॉर्म भी हो सकती है, 6k+2 की फॉर्म भी हो सकती है, 6k+3 की फॉर्म भी हो सकती है और 6k+4 की फॉर्म भी हो सकती है। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, ये डिविजिबल है 3 से 2 से, तो ये प्राइम होगा नहीं, इसको किसी भी प्राइम की फॉर्म में नहीं ले सकते। इधर से 2 कॉमन लेते ही ये 2 से डिविजिबल आ जाएगा, तो ऐसे नंबर में हमेशा 2 डिवाइड देगा, तो ये इस फॉर्म का भी नहीं हो सकता। इस नंबर में 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल आ जाएगा, तो वो प्राइम नहीं होगा। और इस नंबर में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये फॉर्म नहीं होगा। इस नंबर्स में दोनों फॉर्म में कोई भी पार्ट कभी भी कॉमन नहीं आएगा। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई कि प्राइम नंबर जो 5 या 5 से बड़े होते हैं वो 6k+1 और 6k+5 की फॉर्म में होते हैं। सर इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से लिख सकता हूं, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 किस फॉर्म में होंगे, 6k+-1 की फॉर्म में होंगे। सही है या नहीं? देखो 6k+5 को मैं 6k-1 लिख सकता हूं। ये वाली बात बच्चों की बहुत अच्छे से समझ आ गई। सर अब मुझे एक चीज यहां पर समझनी है कि भैया जो P1 है वो 6k+-1 की फॉर्म में होगा, P2 भी 6k+-1 की फॉर्म में होगा और Pn भी 6k+-1 की फॉर्म में होगा। तो सर अब इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए बच्चों उसने बोला हुआ है कि 6 इन सभी नंबर्स के समेशन को डिवाइड करता है, तो यहां पर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर से लेके Pn स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 6k+-1 का स्क्वायर प्लस 6k+-1 का स्क्वायर एंड सो ऑन 6k+-1 का स्क्वायर। ये देखो इधर, देखो इधर कितना आ जाएगा, 36k स्क्वायर प्लस 12k और +1, और बच्चों ये कितने टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। वो नंबर क्या है, n है। प्राइम नंबर कितने हैं, n प्राइम नंबर है, और वो यही प्रूव कराना चाह रहा है कि जो 6 है वो n को डिवाइड करता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये n प्राइम नंबर्स है, तो यहां पर मुझे एक चीज बताओ कि ये कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा बच्चों n टाइम्स आएगा। ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। तो देखो ये जो 36k स्क्वायर है, ये तो क्या हो गया, ये वही 6m की फॉर्म हो गई बच्चों, आएगा तो 6m की फॉर्म में ही ना। और जो ये है, ये कितने हैं, 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स आएंगे, 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स आएंगे बच्चों, ये आएंगे बच्चों, आप यहां देखो, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, ये n टाइम्स है। कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। मतलब ये 1 कितने टाइम है, n टाइम्स है। तो यहां पर n आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। देखो ये पूरी फॉर्म क्या बन गई, ये क्या है, ये 6m की फॉर्म है, मतलब 6 को कॉमन लेते ही बच्चा कुछ नंबर बच जाएगा, तो ये 6m की फॉर्म है। और ये क्या बच गया आपके पास, 1 1 1 1 कितने टाइम्स आ गए, n टाइम्स। और इस प्यारे भाई ने क्या बोला कि इट इज डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल है। जब बच्चों ये 6 से डिविजिबल है, तो ये पोर्शन तो 6 से डिविजिबल है, तो n को मस्ट भी 6 से डिविजिबल ही होना पड़ेगा, तभी ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल आएगा। तो यहां पर कह सकते हैं, hence we prove that n must be divisible by 6। n को क्या होना पड़ेगा, 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तब भी ये पूरा केस पॉसिबल है। तो आओ वापस से इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं। n प्राइम नंबर्स हैं, सारे ही 5 से बड़े हैं, तो आपको पता है कि 5 से बड़े प्राइम नंबर 6k+-1 की फॉर्म में होंगे। ये वाली चीज आपको यहां से मैंने समझा।
सारे ही प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है, तो सब प्राइम नंबर्स में 6k प्लस माइनस 1 रख दिया और बच्चों इनका सबका स्क्वायर कर दिया। सबका स्क्वायर करने पे बच्चों ये खुल के आया 36k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 1। और ये देखो ये वाला नंबर क्या है, n टाइम्स है, तो ये सब क्या आएंगे 6m की फॉर्म में आएंगे। 6 को कॉमन लेना पड़ेगा। देखो अब आप यहां पर कुछ भी रख लो, सब में से 6 कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन लेते ही बच्चे कुछ नंबर को m के बराबर। ये 1 1 1 1 कितने टाइम्स आए, n टाइम्स आए, तो ये n आ, क्योंकि नंबर कितने हैं, n है। ये कह रहा है कि ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर उसने बोला है 6 से डिविजिबल है। अगर वो 6 से डिविजिबल है तो n को 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा, वरना ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर ये पूरा 6 से डिविजिबल है तो n को भी मस्टली 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई कि भैया ऐसे प्रूफ किए जाते हैं आरएमओ के क्वेश्चन। आरएमओ में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो हम ट्राई यही कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का दिया जाए, जो मस्ट बी उस पॉसिबल केस है आने का, उस टाइप के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको वही प्रीवियस ईयर इनमो, बीएमओ, सिंगापुर एमओ, एआई, यूएसए एमओ, इन सब में से दिया जाए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ भैया उस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। आज के क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी लोगों का, थैंक यू।